Hello students, welcome to Learn English with Komal, and I'm your teacher, and this is the last lesson, part 2. So let's start from the very beginning. So yesterday we have learned in part 1 that how it was the last lesson of Mr. M. Hamel, who was the teacher of French language, and he was prohibited to teach French language in the town Alsace and Lorraine due to the order come from Berlin. So let's start the part 2. So the last lesson is written by Alphonse Daudet, as you all know. So let's start the explanation of the second part. I heard M. Hamel say to me, मैंने M. Hamel को मुझसे कहते हुए सुना, I won't scold you little France. मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा little France. You must feel bad enough. तुम्हें भी बहुत बुरा फील हो रहा है. See how it is. देखो कैसा होता है. Everybody we have said to ourselves, bah, I have plenty of time. I will learn it tomorrow. Every day we have said to ourselves, प्रतिदिन हम अपने आप से कहते हैं, अरे हमारे पास बहुत समय है, हम इसे कल याद कर लेंगे. And now you see where we have come out. और अब देखो हम कहाँ पहुँच गए हैं. Ah, that the great trouble with Alsace. यही तो सबसे बड़ी समस्या है Alsace के लोगों के साथ. She puts off learning till tomorrow. यहाँ के लोग कल के ऊपर छोड़ देते हैं. Now this fellow out there will have to write to say to you, how is it? You pretend to be Frenchman, and yet you can neither speak nor write your own language. अब उन लोगों को कहने का अधिकार है, मतलब अब उन लोगों के पास कहने का अधिकार है, हाउ इट इज़, देखो कैसा है. तुम लोग फ्रांसीसी होने का दिखावा करते हो. प्रिटेंड मीन्स दिखावा करना. सो द वर्ड प्रिटेंड मीन्स दिखावा करना. तो ये कह रहा है कि तुम लोग किस तरीके से फ्रांसीसी होने का दिखावा करते हो. और एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज. जबकि ना तो तुम यहाँ की लैंग्वेज को बोल सकते हो और ना लिख सकते हो. बट यू आर नॉट द वर्स. लेकिन तुम सबसे बुरे नहीं हो लिटिल फ्रांस. पुअर लिटिल फ्रांस, बेचारे छोटे नन्हे फ्रांस. वी हैव ऑल अ ग्रेट डील ऑफ रिप्रोच आवर सेल्फ विथ. हमारे पास बहुत से ऐसे लोग हैं. चलिए देखें कौन कौन है. योर पेरेंट्स वर नॉट एंक्शियस इनफ टू हैव यू लर्न. तुम्हारे माता पिता भी बहुत चिंतित नहीं थे कि तुम पढ़ो. दे प्रिफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मील. उन्होंने तुम्हें दूसरी जगह एक किसी फॉर्म पे काम करने के लिए या फिर किसी कारखाने में काम करने के लिए भेजा. सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी एंड आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो. सो ये कह रहा है कि ताकि वो थोड़ा सा और ज़्यादा पैसा कमा सकें. सो उन्होंने तुम्हें फॉर्म में भेजा काम करने के लिए, कारखाने में भेजा और फॉर्म में भेजा, मीलों में भेजा, ताकि जाके आप जाइए थोड़ा सा और पैसा कमा सके. इसलिए उन्होंने तुम्हारी पढ़ाई की भी चिंता नहीं की. एंड आई, और मैं, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो. मुझे भी ब्लेम करो तुम लोग. हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन. क्या मैंने तुम्हें कभी नहीं भेजा, जाओ फूलों में पानी डाल के आओ अपना पाठ पढ़ने के अलावा. मतलब मैं खुद भी रिस्पॉन्सिबल हूँ कि मैंने तुम्हें पढ़ाया नहीं, मैंने तुम्हें फूलों में पानी डालने को भेजा. एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे. और जब मुझे मछली पकड़ने जाना होता था, क्या मैंने तुम्हें कभी छुट्टी नहीं दी. तो मैं भी रिस्पॉन्सिबल हूँ एज वेल एज तुम भी रिस्पॉन्सिबल हो, और तुम्हारे पेरेंट्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं कि तुम्हें खुद की ओन लैंग्वेज नहीं आती. देन फ्रॉम द वन थिंग टू अनदर, और फिर एक के बाद दूसरी, एम हैमेल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज. एम हैमेल ने फिर फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बात करना शुरू किया, मतलब फ्रांस की भाषा के बारे में बात करना शुरू किया.
saying that it was the most beautiful language in the world. ये कहते हुए कि ये दुनिया की सबसे सुंदर भाषा है, द क्लियरेस्ट, सबसे स्पष्ट, एंड मोस्ट लॉजिकल, और सबसे ज़्यादा तर्कसंगत, दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस, कि मुझे कि हम सबको इसे अपने साथ रखना चाहिए, एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे कभी नहीं भूलना चाहिए, बिकॉज व्हेन पीपल आर इंस्लेव्ड का मीन्स जब कोई कैदी होता है, तो इंस्लेव्ड का मतलब कैदी होना, क्योंकि जब लोग कैद में होते हैं, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, इट इज़ एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन। तो ये कह रहे हैं कि जितने लंबे समय तक वो अपनी भाषा से जुड़े रहते हैं, वो भाषा समझिए कि उस जेल से निकलने की चाबी है। देन ही ओपनड अ ग्रामर एंड रीड अस आर लेसन। फिर उन्होंने व्याकरण की किताब खोली और हमारा पाठ पढ़ना शुरू किया। आई वॉज अमेज टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैंने कितने अच्छे से पढ़ाई की, मैंने कितने अच्छे से समझा। ऑल ही सेड सीम्ड सो ईजी। उन्होंने जो भी बोला वो सारी चीज़ें बड़ी ही आसान थी। आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली। मैंने ये भी सोचा कि मैंने तो इतने अच्छे से, इतनी सावधानी से कभी नहीं सुना, कभी नहीं समझा। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस। और उन्होंने कभी भी इतने धैर्य के साथ कोई भी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं की। इट सीम्स ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वॉन्टेड टू गिव ऑल ही नो बिफोर गोइंग अवे। ऐसा लग रहा था कि बेचारा आदमी जाने से पहले जितनी भी चीज़ें उसके पास है वो दे के जाना चाहता है। एंड टू पुट इट ऑल इन टू आवर हेड एट वन स्ट्रोक। और ऐसा लग रहा था कि वो ये सारी चीज़ें एक ही बार में हमारे सर में बैठा देना चाहता है। आफ्टर द ग्रामर वी हैड द लेसन इन राइटिंग। व्याकरण के बाद हमारा अध्याय लेखन का था। दैट डे एम हैमेल हैड न्यू कॉपीज़ फॉर अस। उस दिन एम हैमेल हमारे लिए नई कॉपी लाए थे। written in beautiful round hand, France Alsace, France Alsace. Sorry. So written in beautiful round hand writing, France Alsace, France Alsace, जिसमें खूबसूरत गोल भाषा में वक्राकार तरीके से लिखा हुआ था, फ्रांस एल्सैस, फ्रांस एल्सैस। दे लुक लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम। वो ऐसे लग रहे थे कि पूरे कक्षा में झंडे, छोटे छोटे झंडे लहरा रहे हैं। हंग फ्रॉम द रॉड ऑफ द टॉप ऑफ आवर डेस्क। ये ऐसा लग रहा था कि हमारे डेस्क के ऊपर एक रॉड लगा हुआ है और उसके टॉप पर वो झंडे लहरा रहे हैं। यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरी वन सेट टू वर्क एंड हाउ क्वाइट इट वॉज। आपको देखना चाहिए था कि किस तरीके से सभी लोग काम में लगे हुए थे और सब कुछ कितना शांत था। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन ओवर द पेपर। सिर्फ एक ही आवाज़ आ रही थी, पेन और पेपर की रगड़ने की। वंस सम बीटल्स फ्लो इन। एक बार कुछ भंवरे अंदर की ओर उड़ रहे थे। बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम। लेकिन किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटलेस्ट वन। यहाँ तक कि सबसे छोटे बच्चे ने भी ध्यान नहीं दिया। हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग दियर फिश हुक्स। जो हमेशा अपनी फिशिंग हुक्स को बनाने में लगे हुए रहते थे। एज इफ दैट वॉज फ्रेंच टू। ऐसा लगता था कि जैसे वो भी अब फ्रांसीसी हो गए हैं। ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो। और छत के ऊपर कबूतर गुडुरगु कर रहे थे धीमी आवाज़ में। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ। और मैंने खुद से सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स। क्या वो इन कबूतरों से भी कह सकते हैं कि जर्मन में गाना गाओ, इवन द पिजन्स, कबूतरों को भी। Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing and then at another. जब भी मैंने अपने लेखन से ऊपर उठ के देखा, जब भी मैंने देखा, एम हैमेल स्थिर होकर अपनी कुर्सी पर बैठे हुए थे। और गेजिंग मीन्स ध्यान से देखना।
और वो बड़े ही ध्यान से पहले एक चीज़ को देख रहे थे, देन दूसरी चीज़ को, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school room. ऐसा लग रहा था कि वो अपने दिमाग में वो सारी छोटी छोटी चीज़ों को रख लेना चाहते हैं। उस छोटे से स्कूल के कमरे की वो सारी छोटी छोटी चीज़ें वो अपने दिमाग में बैठा लेना चाहते हैं। Fancy for 40 years he had been there in the same place. Fancy, जरा सोचो, for 40 years he had been there in the same place. 40 सालों से वो उसी स्थान पर थे, with his garden outside the window. खिड़की के बाहर उनका गार्डन था, and his class in front of them. और उनकी कक्षा उनके सामने थी, just like that. ऐसे ही, only the desk and benches had been worn smooth. The walnut tree in the garden were taller, and the hope vine that he had planted himself twined about the window to roof. और वो कह रहा है, केवल मेज और कुर्सियां ही घिस घिस कर चिकनी हो गई थीं, और बगीचे में अखरोट के पेड़ जो थे, वॉलनट ट्री यानी अखरोट के पेड़, वो थोड़े लंबे हो गए थे। और जो होप वाइन, जो एक बेल होती है, एक तरीके की एक बेल होती है, जिसको उसने ही लगाया था, जिसको उसने ही अपने हाथों से लगाया था, वो खिड़की से लिपटते हुए छत तक पहुंच गई थी। How it must have broken his heart to leave it all, poor man. बेचारा आदमी, बेचारा आदमी, इन सब को छोड़ने पर कितना दुखी होगा, उसका दिल कितना टूटा होगा। To hear his sister moving about in the room above, packing their trunks, for they must leave the country next day. और ये सोचकर कि ऊपर छत पर संदूक में उसकी बहन पैकिंग कर रही है, और बेचारा इस आवाज़ को सुनकर कितना उसका दिल टूट रहा होगा, क्योंकि उनको अगले दिन देश छोड़कर जाना है। But he had the courage to hear every lesson to the very last. लेकिन किंतु उनमें हर पाठ को अंत तक सुनने का साहस था। After the writing, लिखने के बाद, we had a lesson in history. हमारा इतिहास का पाठ था। And then the babies chanted their ba bi bai bo boo. और उसके बाद बच्चों ने बोला बा बी बाई बो बू। Down there at the back of the room, old Hauser was put on his spectacle and holding his primer in both hands. और पीछे की ओर जो बूढ़ा हाउसर था, उसने अपने चश्मे पहन लिए। पुट ऑन मीन्स पहन लेना। सो उसने अपने चश्मे पहन लिए, एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड, और उसने अपनी प्राइमर यानी कि प्रारंभिक बुक को दोनों हाथों में ले लिया। स्पेल्ड द लेटर विद देम, उसमें कुछ अक्षर लिखे थे। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, आप देख सकते थे कि वो भी रो रहा था। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विथ इमोशन, उसकी आवाज़ घबराहट से काँप रही थी। घबराहट नहीं, सॉरी, इमोशन, उसकी आवाज़ भावनाओं से काँप रही थी। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई, और उसको सुनना इतना ज़्यादा हास्यप्रद था, इतना फ़नी था कि हम सब हंसना और रोना साथ में चाहते थे। हाउ वेल आई रिमेंबर्ड इट, अरे कितने अच्छे से मैंने उसे याद किया। द लास्ट लेसन, मेरा अंतिम पाठ, तो कितने अच्छे से लिटिल फ्रांस ने याद किया अपना अंतिम लेसन। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, और फिर अचानक से घड़ी में 12 बज गए। Then the Angelus, at the same moment the trumpet of the Prussian returned from drill. And then the Angelus, और फिर Angelus नाम की प्रार्थना की घंटी बजी। So all at once the church clock struck 12. So घड़ी में अचानक से 12 बज गए, और Angelus की नाम की प्रार्थना की घंटी बज गई, और उसी समय the trumpet of the Prussians returned from drill,
और उसी समय प्रशिया के सैनिक वापस आए। रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, अपने अभ्यास से वापस आए। साउंडेड अंडर आवर विंडो, और उनकी तुतरियाँ सुनी जा सकती थी हमारी खिड़कियों से। एम हैमल स्टूड अप, एम हैमल खड़े हुए। वेरी पेल, पीले पड़ गए थे। इन हीज चेयर, अपनी कुर्सी से उठे। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, मैंने उन्हें कभी भी इतना आत्मविश्वासी नहीं देखा। माई फ्रेंड्स सेड ही, आई, उन्होंने बोला, मेरे मित्रों, मैं। बट समथिंग चोक्ड हिम का मतलब अवरुद्ध करना, स्टॉप करना। सो एक बैरियर सा लग गया उनके गले में। ऐसा लगा कि किसी चीज़ ने उनकी आवाज़ को रोक दिया, अवरुद्ध कर दिया। बट समथिंग चोक्ड हिम, लेकिन किसी चीज़ ने उनके गले को अवरुद्ध कर दिया। ही कुड नॉट गो ऑन, वो और नहीं बोल सके। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, और उसके बाद वो ब्लैक बोर्ड की ओर मुड़े। टुक अ पीस ऑफ चॉक एंड बियरिंग विथ ऑल हिज माइट, उन्होंने एक पीस चॉक का लिया, एक छोटा सा टुकड़ा चॉक का लिया, और अपनी पूरी ताकत के साथ जितना बड़ा वो अक्षर लिख सकते थे उन्होंने लिखा। ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, वो जितना बड़ा लिख सकते थे उन्होंने लिखा। क्या लिखा? वाइव ला फ्रांस, फ्रांस अमर रहे। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, लीन मीन्स झुकाना। और उसके बाद वो रुक गए और उन्होंने दीवार के सहारे अपने सर को झुका लिया। एंड विदाउट अ वर्ड, और बिना कोई शब्द कहे, ही मेड अ जेस्चर टू अस, जेस्चर मीन्स इशारा करना या फिर एक तरीके से एक साइन देना। सो उन्होंने इशारा करते हुए हम सबको कहा, अपने हाथों से हम सबको इशारा करते हुए कहा, स्कूल इज़ डिसमिस्ड, यू मे गो, स्कूल की छुट्टी हो गई है, आप जा सकते हैं। So it is all about the last lesson. So it is the end of the chapter. So do not forget to like, share and subscribe my channel. Learn English with Komal. Keep growing, keep learning.